नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन अर्थात आईओएम के द्वारा 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बदलते परिदृश्य पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है प्रवासन और प्रेषण को लेकर अर्थात रेमिटेंस को लेकर। और इसमें जो स्थिति भारत को लेकर बयां की गई है वो ये कहा गया है कि भारत ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस कर लिया है, उसको पार कर लिया है, इसलिए चारों तरफ भारत की चर्चा हो रही है। तो दरअसल इसी संदर्भ में प्रेषित धन रेमिटेंस 2022 में भारत की स्थिति क्या है, इसको लेके आज इस संदर्भ पर हम चर्चा करेंगे। बात सबसे पहले खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको देखने के साथ साथ क्या है प्रेषण या रेमिटेंस इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके मुख्य बिंदु क्या है जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, परीक्षा में इससे संबंधित आपको जो तथ्य पूछ सकते हैं उस पर विचार करेंगे। क्या है आईओएम, इस पर भी विचार करेंगे और अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से एक खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। द इकोनॉमिक टाइम की ये रिपोर्ट है, इसमें क्या कहा गया है, इंडिया ब्रेक्स रिकॉर्ड, इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है विथ ओवर 111 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2022। 2022 में जो रेमिटेंस का मामला है 2022 के आंकड़े की बात हो रही है, रिपोर्ट 2024 की है। ध्यान रखेंगे आईओएम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें यह खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी है आईओएम जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह कहा गया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा इस जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि 2022 में 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रेमिटेंस के रूप में भारत को प्राप्त हुआ है। इस वजह से इस पूरे प्रक्रम की चर्चा हो रही है और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस सीमा को क्रॉस करके भारत ने जो मील का पत्थर रखा है वो पूरे विश्व के लिहाज से एक रिकॉर्ड है और इस लिहाज से भारत इसको क्रॉस करने वाला पहला देश है, इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। सबसे पहले समझते हैं कि रेमिटेंस होता क्या है, प्रेषित धन होता क्या है। तो दरअसल हमारे देश से कुछ लोग बाहर जाते हैं, वहां पर कमाते हैं और वहां से अपने देश में धन को प्रेषित करते हैं, भेजते हैं। तो वास्तव में जो रेमिटेंस होता है वो बाहर से भेजा गया अपने देश में धन होता है, अपने मूल देश में भेजा गया धन होता है। प्रवासी द्वारा अपने मूल देश में जो पैसा भेजा जाता है उसको रेमिटेंस के रूप में हम जानते हैं। वो बैंक के माध्यम से, डाकघर के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए जैसे भी भेजा जा सकता है। रेमिटेंस के अंतर्गत आप देखेंगे अगर जो सबसे ज्यादा हमें आता है वो खाड़ी देशों में हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग हैं और वहां पर रहने वाले जो भारतीय हैं, प्रवासी हैं, उनका योगदान इसमें काफी ज्यादा है। अन्य जो विकसित देश हैं वहां भी एनआरआईज काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं, फिर चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अन्य यूरोपीय देश हो, वहां से भी भारत को जो धन या पैसा भेजा जाता है वो रेमिटेंस के अंतर्गत आएगा। अब विदेशी मुद्रा अर्जित करने का विशेष रूप से जो विकासशील देश होते हैं या जो विकासोन्मुख देश होते हैं उनमें ये एक प्रमुख जरिया होता है। कई ऐसे विकासशील देश हैं जहां पर आय से अधिक तो उनको रेमिटेंस प्राप्त होता है। ऐसे में विकासशील देशों की आय का ये प्रमुख माध्यम भी बन जाता है। अब आप देखेंगे कि भारत के ही लिहाज से अगर देखें तो पूरी जीडीपी का 3.3% ये पूरा का पूरा रेमिटेंस है, जो कि एक बड़ी मद है। साथ ही आप देखें कुछ अगर कोविड की तुलना में देखें तो कोविड का जो काल था, जो समय था, उससे रेमिटेंस के बढ़ने की जो दर है वो 33% है और भविष्य में और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो इस लिहाज से ये विकासशील देशों के नजरिए से जब आप देखेंगे तो ये एक बड़ी मद होती है, इसलिए भी इसका महत्व होता है हर उस देश के जीडीपी में। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर अगर नजर डालें तो रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु है उसमें सबसे पहले ये रिपोर्ट कहती है कि इस रेमिटेंस के मामले में पहले पायदान पर तो भारत है ही, साथ ही दूसरे पायदान पर मैक्सिको, फिर चीन, फिर फिलीपींस और फ्रांस उसके बाद आता है। तो टॉप 5 जो कंट्रीज हैं वो आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि चीन जो है तीसरे पायदान पर है, अर्थात चीन को जो रेमिटेंस से जो धन अर्जन होता है, जो धन प्राप्त होता है, वो मैक्सिको से भी पीछे है और भारत ने चीन को इस मामले में पछाड़ दिया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। आप देखिए इंडिया के लिहाज से अगर आप देखें तो इंडिया ने 111.2 बिलियन यहां पर अर्जित किया है। मैक्सिको की बात करें तो उसने 61.1, वहीं चाइना ने 51, फिलीपींस ने 38 और पाकिस्तान ने 29। इस प्रकार ये क्रम है। अब देखिए इसमें एक अन्य बात पर अगर आप नजर डालें तो अगर भारत को पिछले कुछ वर्षों से भारत की रेमिटेंस की दर को आप देखें तो इंडिया ने 2010 में 53.48 यहां पर अर्जित किया है। वहीं पे 2015 में ये बढ़ के 68.91 हो गया। वहीं पे आप 2020 में देखेंगे तो ये 83.15 83.15 हो गया है। साथ ही 2020 से 2022 की तुलना में आप देखें
चूंकि 2020 वो कोविड का समय था, यहां से यहां में वृद्धि 111.22 अर्थात लगभग 33% की वृद्धि देखी गई। हालांकि वृद्धि के लिहाज से आंकड़े इसमें भारत को पछाड़ देता है, वो उसमें मैक्सिको ने भारत को 42% की वृद्धि के हिसाब से, पिछली अपनी वृद्धि से जब तुलना की जाएगी तो मैक्सिको ने 42% की वृद्धि हासिल की है। लेकिन ओवरऑल जो रेमिटेंस है उसमें भारत सबसे आगे है, पहले पायदान पर काबिज है। भारत में प्रेषण जो है वो आप देख रहे हैं 2010 से 15, 20 और 22 की स्थिति लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत को जो रेमिटेंस से मिलने वाला जो धन है, पैसा है, उसमें निरंतर वृद्धि देखी गई है। यह भी इस आंकड़े से हमको पता चलता है। साथ ही आप देखें रेमिटेंस फ्लो को यह दर्शाता हुआ चार्ट है। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि कैसे इंडिया को लगातार रेमिटेंस से मिलने वाली जो आय है उसमें निरंतर वृद्धि देखी गई है। ग्राफ आपको 53.4, 53.48, 68.91, 83.15 और 111.22 ये लगातार वृद्धि को दिखा रहा है। ऐसा ही कुछ मैक्सिको के केस में भी दिखाई देता है इस प्रकार। लेकिन चाइना को देखेंगे तो चाइना में यहां पर यह ग्राफ नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात चाइना में पिछले वर्ष के आंकड़े हैं उससे इसमें गिरावट नजर आती है। यही कुछ हाल फिलीपींस के केस में है और यहां है। लेकिन कमोवेश अगर भारत और फिलीपींस की तुलना की जाए तो यही दो ऐसे देश हैं जिसमें निरंतर आपको वृद्धि के आंकड़े दर्शाए हुए नजर आते हैं, दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको ये जो ग्रोथ रेट की बात की गई 42% मैक्सिको और 43% भारत की जो पिछली वृद्धि से जब तुलना की जा रही है कोविड काल से। साथ ही जीडीपी का लगभग 3.3% ये भारत में कवर करता है, जो बात आपको बताई जा चुकी है। तो ये इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े थे। साथ ही भारत जो वैश्विक प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है, ये रिपोर्ट ये भी बात बताता है। अब भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा जो मद है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, वो प्रवासी के तौर पर दूसरे देशों में निवास करता है। भारत की जनसंख्या के लगभग 18 मिलियन 1.3% आबादी जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी के रूप में किसी अन्य देश में निवास कर रही है, ये रिपोर्ट ये बताती है। साथ ही भारत के जो प्रमुख प्रवासी हैं वो कहां कहां हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब में मुख्य रूप से यहाँ के प्रवासी ज्यादातर संख्या में आपको दिखाई देंगे। साथ ही अप्रवासियों के मामले में भी ये रिपोर्ट कुछ बातें कहती है। अप्रवासी का मतलब जो दूसरे देशों से आकर भारत में रहते हैं, जो भारत की पसंद दूसरे देशों के लोगों के लिए भारत चौथी पसंद है, तो 13वें पायदान पर यहां भारत दिखाई देता है। ये पसंदीदा गंतव्य के रूप में 13वें स्थान पर है, जो अन्य देशों के लोग भारत में आना चाहते हैं। और लगभग 4.48 मिलियन लोग भारत में आकर रहते हैं। इमिग्रेंट्स ऐसे हैं, अप्रवासी ऐसे हैं जो भारत में आकर रहते हैं। तो यह भी बात इस आंकड़े में बताई गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर विश्व में 8 लोग प्रवासी के तौर पर कहीं जाते हैं तो उसमें एक व्यक्ति भारतीय होता है, अर्थात 13.4 लोग यहां पर इस तरह से देखा जाए तो भारतीय हैं प्रवासियों की, अगर केवल तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए। ये आंकड़े ये बात बताते हैं। अब इस रिपोर्ट में कुछ समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है। कौन सी समस्याएं हैं? जैसे ये बताया गया है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं, जब वो प्रवासी के तौर पर किसी देश में रहते हैं तो वहां पर उनको कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। वो जोखिम क्या हो सकते हैं? तो वो वित्तीय शोषण होता है। एक तो उन्हें उस अमाउंट में मजदूरी नहीं मिलती है जो वास्तव में उस देश में मजदूरी की दर होती है, उससे कम दर पर ये काम करते हैं। साथ ही वो वित्त का शोषण कुछ अन्य तरीकों से भी हो सकता है। प्रवासन लागत के कारण अत्यधिक वित्तीय ऋण लेते हैं, क्योंकि वहां पर रहने में इनका खर्च होता है, रहने खाने में, दूसरे देश में सरवाइव करने में इनका काफी वित्तीय धन उसमें लगने की वजह से इनकी जो बचत है वो कम होती है और कई बार ये ऋण की चपेट में आ जाते हैं। ये भी समस्या है। जेनोफोबिया का मतलब इनकी विशेष पहचान की वजह से इनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उसकी वजह से इनके साथ जो नस्लीय भेदभाव होता है। 2022 में कतर का एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि कतर में जब विश्व कप होने वाला था फुटबॉल का, उस समय एक मामला हुआ था। कतर एक ऐसा देश जहां पर आप देखेंगे कि लगभग 20 लाख की जनसंख्या में 6.3 लाख भारतीय रहते हैं, भारतीय प्रवासी वहां रहते हैं। ऐसे में वहां पर जो भी बुनियादी संरचनाएं बनेंगी, चाहे वो स्टेडियम का निर्माण हो रहा है या अन्य जो श्रमिक ढांचागत विकास हो रहे हैं, तो उसमें श्रमिकों का योगदान, ऐसे प्रवासियों का योगदान काफी होता है। तो इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में उनको खराब सिचुएशन में, खराब प्रबंधन में काम करने के लिए विवश किया जाना, यह भी एक समस्या है। वहां के लोकल जो श्रम कानून बनाए गए हैं श्रमिकों के लिहाज से या प्रवासियों के लिहाज से, उसका उल्लंघन किया जाना और इसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना। तो ऐसे कुछ समस्याओं पर भी इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है। कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार कई बार देखने को मिलता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। और कतर की घटना, जैसा कि आपको बताया गया, बाद में उसमें प्रधानमंत्री जी
के द्वारा वहां पर यात्रा की गई और इन मुद्दों पर चर्चा भी की गई थी। तो ये इस रिपोर्ट में कुछ प्रवासियों की समस्याओं की ओर भी इंगित किया गया है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के ऊपर भी कुछ प्रकाश डाला गया है। जैसे आपको याद होगा, अनियमित प्रवास की घटना जो कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर काफी देखने को मिलती है, डंकी रूट के रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में वहां भी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर आप देखेंगे जो वेनेजुएला हो, क्यूबा हो या निकारागुआ हो, ऐसे देशों के आगमन में काफी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे में वहां पर मुठभेड़ की संख्या काफी बढ़ गई है, काफी मुठभेड़ों की संख्या वहां देखी गई है और ऐसे में कई जगह के जो प्रवासी हैं उसमें शामिल दिखाई देते हैं, चाहे हैती हो, ब्राजील हो या भारत हो। ऐसे क्षेत्रों के प्रवासी भी इस जगह पर इस मुठभेड़ का शिकार होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर भी यहाँ पर इंगित किया गया है। तो प्रवासियों का महत्व तो काफी है। प्रवासियों का उनके द्वारा प्राप्त होने वाली आय स्वयं के मूल देश में भेजे जाने की वजह से जो रेमिटेंस के रूप में होती है, जीडीपी में भी उसका योगदान होता है। इसी महत्व को समझते हुए भारत में प्रवासी दिवस का मनाया जाना 2003 से शुरू किया गया था। 2004 में इसके लिए एक अलग मंत्रालय ही प्रवासी मामलों के लिए बना दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए प्रवासियों के लिए अलग से सम्मान भी दिए जाते हैं और समय समय पर सम्मेलन और हर 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करना इस दिशा में भारत की जो विशेष दृष्टि है उसकी तरफ इंगित करता है। अब देखिए, कोविड-19 के प्रभाव की भी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। इसमें यह कहा गया है कि जब कोविड-19 आया तो इससे जो कम कुशल और गैर दस्तावेजी श्रमिक थे, गैर दस्तावेजी श्रमिक जिनके पास दस्तावेज नहीं होते, जैसे मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में काम कर रहा है और उसके पास अमेरिका का वो मूल दस्तावेज नहीं है जो उसको वहां का मूल नागरिक बनाए, वो तो एक दूसरे देश के नागरिक की हैसियत से वहां पर रह रहा है, कमाने खाने की हैसियत से है, तो वहां पर उसको वो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो वहां के मूल नागरिकों को मिलती हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, अगर कोई आपदा विपदा आती है जैसे कोविड के समय आई थी, तो ऐसी दशा में जो सरकारी सुविधाएं वहां के मूल नागरिकों को मिल रही थी, ऐसे गैर दस्तावेजी श्रमिकों को नहीं उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार की समस्याओं के ऊपर भी इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे उनकी ऐसे विशेष परिस्थितियों में नौकरी चली गई, वेतन जो सैलरी थी उसके ऊपर संकट आ गया, वो सैलरी भी नष्ट हो गई, वो मिल न सकी, साथ ही कुछ सामाजिक सुरक्षा जो उनको मिलनी चाहिए वो गैर दस्तावेजी होने के कारण नहीं मिल पाई। इसके ऊपर भी इस रिपोर्ट में बात की गई है। भारतीय प्रवासियों को जो वित्तीय अस्थिरता है, उनकी जो फाइनेंशियल जो अनस्टेबिलिटी है, इसकी तरफ भी इशारा किया गया और ये कहा गया कि ये लोग गहरे कर्ज का सामना करने लगे कोविड के समय में। इन बातों को भी इस रिपोर्ट में बताया गया। साथ ही भारत के भीतर कोविड के समय पड़ने वाले प्रभावों की वजह से क्या चेंजेस आए उसकी तरफ भी बताया गया कि इसमें आंतरिक प्रवासन जो था वो भी प्रभावित हुआ। आंतरिक प्रवासन का एक नया रूप देखने को मिला। आंतरिक प्रवासन का मतलब हुआ जैसे ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ जो प्रवासन होता है, वहां पर क्या होता है, जो ब्लू कॉलर कार्यबल है उसकी गतिशीलता में गिरावट आई। ब्लू कॉलर कार्यबल क्या होता है, तो ये ऐसा वर्कफोर्स होता है जो बेसिकली जो मजदूरी का काम करते हैं, शारीरिक श्रम का काम करते हैं, जैसे किसी खनन उद्योग में लगे होंगे, शिपिंग में लगे होंगे, ड्राइविंग में लगे होंगे या कृषि में लगे होंगे। तो इस प्रकार के जो ब्लू कॉलर कार्यबल हैं, इनकी गतिशीलता में काफी गिरावट आई, क्योंकि शहरों में जब बड़े बड़े कारखाने ठप होने लगे, बंद होने लगे, खनन का काम बंद होने लगा, तो ऐसे श्रमिकों की स्थिति काफी खराब हुई और जो प्रमुख उद्योग हैं उसमें जो श्रम की आपूर्ति है वो काफी प्रभावित हुई। तो ये सारी बातें क्रमवार रूप से बताई गई हैं। इस रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई है। अब जिस संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट 2024 की जारी की गई है, एक नजर उस संगठन पर भी डालते हैं। दरअसल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन क्या है, तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है और ये 1951 में स्टैब्लिश हुआ था। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। साथ ही इसका काम क्या है, तो मानव जाति के लाभ के लिए जो व्यवस्थित और मानवीय प्रवासन कैसे हो, उसमें कैसे सहायता प्रदान किया जा सकता है, प्रवासन के क्षेत्र में सरकारी या गैर सरकारी और अंतर सरकारी भागीदारी के साथ कैसे मिलकर काम किया जा सकता है, इस दिशा में यह संगठन विचार करता है, कार्य करता है। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। फिलहाल इसके सदस्यों की संख्या 175 है। इसके अलावा 8 राज्यों के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा और 171 देशों में इसके कार्यालय हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के विषय में कुछ तथ्य थे। अंत में आखिरी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की ओर चलने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की इंदौर शाखा में आईएएस फाउंडेशन कोर्स के लिए हिंदी माध्यम का बैच सुबह 11:30 बजे से 6 मई से ही प्रारंभ हो चुका है और अंग्रेजी माध्यम के लिए 9 मई से शाम 6:30 बजे से बैच प्रारंभ होना है। किसी भी इस प्रकार की क्वेरी के लिए, इससे संबंधित बात के लिए आप दिए गए नंबर
9654770770 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसकी जवाब की उम्मीद हम आपसे करते हैं। प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा भारत में किस वर्ष से शुरू की गई? आपको इसका जवाब देना है। आपके सामने ऑप्शन 2002, 2003, 2004 या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे, तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।